हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीमाई टेक। दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में आपने देखा पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इससे आप कैसे जो भी प्रॉफिट आपके अर्न होते हैं वो कैसे टैक्सेबल होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, इन सारे चीज़ों पे हमने कल बात किया था। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या बात करने वाले हैं। चलिए शेयर करता हूं मैं अपने स्लाइड्स को। हमने ये सारी चीज़ें कल डिस्कस किया था, अब नेक्स्ट देखेंगे। इस पे डेप्रिसिएशन के से लेके सारे कुछ हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 30 सेक्शन ये सब हमने देख लिया था। हम डेप्रिसिएशन का आज विश्लेषण करेंगे। नो, इसमें देखिए सेक्शन 32 अलाउएबल एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, जिसमें सेक्शन 30, 31, 32 देखेंगे। 30 एंड 31 हमने कल डिस्कस कर लिया था, यानी कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको अकाउंट्स में बताया गया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन होता है जैसे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स, चाहे कार हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए है, आपको बेनिफिट देता है, तो उसको एक कुछ पार्ट को एलोकेट करते चलते हैं हर साल, उसको ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उस प्रक्रिया को, उस मेथड का नाम है डेप्रिसिएशन। Depreciation is nothing. Depreciation is the method of allocation of the cost of the fixed asset during the period of its period of life of the assets. तो चलिए अब हम यहाँ पे से देखते हैं कि क्या है। एक तो होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दो डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स में ध्यान देने की आवश्यकता है। For claiming depreciation, assets must be used for business or professional purpose। यानी कि depreciation जो क्लेम करेंगे वो उसी पे करेंगे जो कि मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होता है। यहाँ हाईलाइट किया गया है, इस पे फोकस कीजिए। यानी कि वो एसेट जो आपके पर्सनल यूज में हो रहा है या बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल एसेट्स नहीं होगा। एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द एसेट्स। आप उसका आप मालिकाना हक रखते हैं, तभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। इट इज अ कैलकुलेटेड ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। देखिए, जो कंपनी एक्ट में है डेप्रिसिएशन दिया गया है वो एसेट्स वाइज दिया गया है, यानी कि हर एसेट्स का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलेगा। लेकिन इनकम टैक्स में ब्लॉक वाइज, यानी कि 5 ब्लॉक बना दिया गया है। उस ब्लॉक में ही आप अपने एसेट्स को दिखाएंगे, जैसे कि 15%, 40%, 25%, 10%, 5%, ये ब्लॉक्स दिए गए हैं। जिस ब्लॉक्स में ही आपको अपने एसेट्स के नेचर को देखते हुए डालना होगा। हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। इट इज कैलकुलेटेड एट द रेट एस्पाइड इन द इनकम टैक्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा? एसेट्स जो रेट होंगे वो डिक्लेयर्ड होगा कहाँ पे? इनकम टैक्स पे। हर ब्लॉक का एसेट्स जिसमें जाएगा उसके रेट वहां पे एप्लीकेबल होगा। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू। आपको बताया था अकाउंट्स में कि रिटेन डाउन वैल्यू क्या होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको। तो उस मेथड से ही हम यहाँ पे इनकम टैक्स में चलेंगे। ओनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज हैव ऑप्शन बिटवीन WDV एंड SLM। केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग वाली कंपनी, जैसे जो भी पावर वाली कंपनी है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको ये एप्लीकेबल होगा कि वो WDV ले या SLM ले। बाकी सारे WDV ही। Depreciation is limited to 50% of the normal depreciation if asset is purchased। क्या मतलब? In the year purchase it is put to use for less than or equal to 180 days। मतलब अगर एसेट्स आपके
पुट टू यूज एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि आगे मैं समझाऊंगा। मतलब आप उपयोग में ले लिए कितने दिन दोनों से, 180 दिन से ज्यादा, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन फुल चार्ज होगा। अगर 180 दिन से कम या 180 दिन है तो फिर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 50%। मतलब आपको डेज वाइज मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए यहाँ पे ये प्रक्रिया दी गई है कि अगर आपने 2 अक्टूबर के पहले अगर परचेज किया है तो 100%, उसके बाद किया है तो कितना, 50%। एसएससी मस्ट ओन द एसेट्स part partly or wholly. In case of the assets is used partly for business, partly for purpose, or partly for own, then proportionate depreciation is allowable। मतलब अगर आपने कार लिया है, कार को बिजनेस में यूज कर रहे हैं और आप अपने पर्सनल यूज में भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो जो आपको अपॉर्चमेंट का एक रेशियो तय कर लीजिए, उस रेशियो में आप डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर सकते हैं। या आपके आपके ऑफिस में रेजिडेंस में भी है, रेजिडेंस भी है और ऑफिस भी है, यानी कि ऑफिस कम रेजिडेंस रेसिडेंस है, तो फिर आपको ऑफिस का पार्ट अलग करना होगा और जो आपके रेजिडेंशियल पार्ट है उसको अलग करना होगा। Depreciation on succession of the firm, sole proprietor, concern by company, amalgamation, demerger of company, conversion of companies into LLP, shall proceed between two entities in the ratio of the number of the days यूज। मतलब यहाँ कह रहे हैं अगर आपने कोई एसेट्स को डिमर्ज हो रहा है या एमलगेशन हो रहा है तो उस केस में जितना जो यूज हुआ है उसके अनुसार ही आप उसको एंटिटीज को डिवाइड करके देंगे। एसएससी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ द एसेट्स हैज बीन परचेज अंडर हायर परचेज। यस, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। क्या हायर परचेज सिस्टम में अगर हम गुड्स परचेज करते हैं या एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें? तो लॉ ने कहा हाँ बिल्कुल चार्ज करें। क्यों ऐसे बात कहने की आवश्यकता हुई? क्योंकि वहां लिखा हुआ लॉ में कि ओनर होना जरूरी है। वो पता है कि आपके जब एसेट्स परचेज करते हैं तो मालिकाना हक आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक आप पूरी किस्तें चुका नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि वो आप परचेज किए हैं और जनरली प्रैक्टिकली जब आप लिए हैं तो उसका पेमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप टीवी परचेज किया और फिर टीवी का पेमेंट नहीं किया तो टीवी उठा के ले गए, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये आपको मालिकाना हक एक तरह से इनकम टैक्स में मान लिया जाता है कि आप चूंकि लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को और लेके पर्सनल यूज में लेके जा रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कब अलाउ एसेट्स होगा? जब पुट यूज होगा, एसेट्स आया और आपका जैसे फैन परचेज किया लेकिन फैन लटकाया नहीं ऊपर छत पे, सीलिंग पे नहीं हैंग किया गया है, तब तक डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यानी कि फैन चाहे जाड़े में परचेज किए हों, आपको लगाना जरूरी है, चाहे वो चले या ना चले। बॉक्स अनबॉक्स करना पड़ेगा, अनबॉक्स करके जो उसको पुट टू यूज की आपको तुरंत चालू कर सके। प्लांट मशीन लाया पैक करके रखा हुआ है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी कि पुट टू यूज, रेडी टू यूज आपको करना पड़ेगा। ये तो हमने पढ़ा जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है उसके बारे में। अब चलिए आइए हम बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। Available in additional normal depreciation, available to SSE engaged in a manufacturing or in a generation, distribution, transmission of power, electricity, etc. It is available on purchase of eligible plant and machinery. Eligible plant and machinery पे ये available होगा। Additional depreciation is available only in first year when eligible per month is put to use. अवेलेबल टू एसएससी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। अवेलेबल इन एसएससी, अवेलेबल टू एसएससी, किस एसएससी को? जो कि मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ ध्यान दीजिए मैन्युफैक्चरिंग और इन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन पे अगर काम कर रहे हैं तो अवेलेबल होगा। इट इज अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ इलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। ये किस पे अप्लीकेबल होगा? एक तो जनरेशन वाले जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर हैं उनको तो अवेलेबल है ही है, साथ में जो इलिजिबल प्लांट होंगे उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ओनली इन द फर्स्ट ईयर व्हेन इलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी इज पुट टू यूज। ये तो बेसिक कंडीशन है कि पुट टू यूज तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन
इक्वल टू 20% ऑफ द एलिजिबल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं, 20% ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। जो भी एलिजिबल प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट होगा उसका 20% तक एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। इन केस ऑफ द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन बिहार, तेलंगाना, West Bengal and Andhra Pradesh, additional depreciation will be 35%। वहां पे 20% से बढ़ा के 35% किया गया है। इफ एसेट्स आर पुट टू यूज फॉर लेस देन इक्वल टू 180 days, then 10% or 70.5% depreciation is allowable। Balance depreciation can be claimed in next year। Following are eligible for not eligible for additional depreciation: ship, aircraft, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, स्टॉल। 7 पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। ये तो मैंने पढ़ लिया कि आपको वहाँ पे इज अलाउड के कब तक होगा, डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम नेक्स्ट ईयर ही किया जाएगा इस पे क्लेम, इसे अगर इससे कम है तो। फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये नहीं होंगे: शिप, एयरक्राफ्ट, सेकेंड हैंड मशीनरी अगर आपने लिया है, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि सेकेंड हैंड मशीनरी अगर होगा तो वो आपको नहीं होगा। प्लांट मशीन इंस्टॉल इन ऑफिस एंड गेस्ट हाउस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर विच 100% डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड। इन पे नहीं होगा जिस ब्लॉक को आपने 100% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। वो टेक्निकल है, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है एज अकाउंटेंट। डेप्रिसिएशन फॉर पावर जनरेटिंग यूनिट्स, एसएलएम और डब्ल्यूबी करेंगे, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जो आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। कार, मशीनरी, एसी, स्कूटर, मोबाइल्स, ये सारे चीज़ जो होंगे उसके 15%। यानी कि पहले स्पेसिफिक को आप अलग अलग कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो 15% हो जाएगा। इसको देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फर्नीचर तो पता ही है आपको, जैसे फर्नीचर देखिए, फर्नीचर तो पता है कि फर्नीचर क्या क्या होता है, तो फर्नीचर को 10% ले जाएंगे। बिल्डिंग पता है, रेजिडेंशियल पर्पज से है तो 5%, अदर देन रेजिडेंशियल है तो 10%। इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क है तो 25%, यानी कि इनटैंजिबल एसेट्स अगर है तो कहाँ पे, 25% पे। अब इन सब में जो आ गया आपको, एयर पोल्यूशन, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर अगर है तो 40%। इनमें जो आ गया उसको अलग कर लीजिए, बाकी जो बच रहा है वो सारा 15% में जाएगा। जैसे कार, मशीनरी, एसी, स्कूटर, मोबाइल, जो भी, वो सारे 15% में जाएगा। यानी कि आपको ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका बताया मैंने। जो स्पेसिफिक है उसमें डालिए, उसके बाद जनरल में लेके जाइए। जनरल में कैसे, जो 15% होता है वो जनरल होता है। अब देखिए, नोट फॉर सेक्शन 43, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन इन सम स्पेशल केसेस है। कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करूंगा। If any payment in excess of 10,000 is done in cash and bearer check, cross check, ECS payment, such other mode as may be prescribed, such amount will not be considered as a cost of plant or machinery for claiming depreciation। ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट आपको आ गया कि पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज डन इन कैश। अगर आप कैश कर रहे हो, बीरर चेक, मतलब कैश में अगर 10,000 रुपये करे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको कॉस्ट नहीं माना जाएगा और डेप्रिसिएशन आप पर चार्ज नहीं होगा। इफ इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स, अगर आपके पास इन्वेंट्री है और कैपिटल एसेट्स में आप लेके जा रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, वो एफएम शुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट एंड देन डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो हम कॉस्ट मानते हुए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। थर्ड पॉइंट पे पढ़ रहा हूँ आपके सामने, देखिए। द बिल्डिंग यूज फॉर द पर्सनल पर्पज एंड देन इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया, अब वो उसको बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो भी WDV आ रहा होगा उस पे हम उसको लेंगे, बुक्स में ऐड करेंगे। एसेट्स अदर देन बिल्डिंग आर इंट्रोड्यूस।
कोई भी एसेट्स जो अदर देन बिल्डिंग है वो बिजनेस में आ रही है, तो आ रहा है, तो अकाउंट्स इन बुक्स एट ओरिजिनल कॉस्ट में लेंगे, दैट इज नो नोशनल डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे। एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आ रहा है, तो अकाउंट्स में कैसे लेंगे, जीरो वैल्यू पे लेंगे। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, कोई भी आपका सब्सिडी जैसे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हुआ या इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आपको डेप्रिसिएशन अगर वो सब्सिडी मिल रहा है, तो सब्सिडी को आपको रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ प्लांट से, तब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये 6 पॉइंट में लिखा हुआ है। 7 पॉइंट कर रहा है कि कैपिटल एसेट्स WD require its paying some considerations। एसएससी को कैपिटल एसेट्स WDB एंड रिक्वायर्स बाय पेइंग सम, आपको WD के साथ कुछ उसमें सुधार करना है। जैसे कि आपने कोई गाड़ी लिया, आपको बिजनेस में ला रहे हैं, उसके पहले आप उसमें सुधार कर रहे हैं, तो प्रीवियस ओनर्स वैल्यू पेड फॉर द एसेट्स व्हिच इज लोअर। एसएससी सेल्स कैपिटल, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस करूंगा, थोड़ा फिर से रीड करते हैं। एसएससी सेल्स द कैपिटल एसेट्स एट WDB, सेल कर दिया WDB में, एंड रिक्वायर्स इज बाय पेइंग सम कंसीडरेशंस, record at WDB previous owners on owner and वैल्यू पेड फॉर एसेट्स व्हिच वाज लोअर। जो WDB है, जो वैल्यू पे किया गया है, उस दोनों में जो कम होगा वो आपको रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि WDB वाला कोई एसेट्स है, उसको आप सेल कर रहे हैं, तो जो अमाउंट मिल रहा है और WDB जो जो हायर होगा उस पे हम बुक करेंगे, उस पे हम लेंगे। वो जो लोअर होगा, सॉरी यहाँ पे जो लोअर होगा उस पे हम करेंगे। 7 पॉइंट को ध्यान ध्यान से दीजिए। इस तरह से हम इस चीज को देख पाएंगे और हम डेप्रिसिएशन को यहाँ समझ पाएंगे। तो हमने डेप्रिसिएशन के बारे में देखा कि डेप्रिसिएशन में एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या है कि अगर कोई एलिजिबल प्लांट मशीनरी है तो उस पे होगा, अगर कोई आपके पावर जनरेटिंग कंपनी है तो उस पे होगा। इस तरह से उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मैक्सिमम 20% तक कॉस्ट के लिए जा सकते हैं। जो बिहार है एंड रूरल एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पे 35% तक कॉस्ट जा सकती है, आपका डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये पुट टू यूज होना जरूरी है, यानी कि एसेट्स ला के आप यूज ने पुट टू यूज रेडी टू यूज नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं। फिर हमने ब्लॉक्स ऑफ एसेट्स देखे, 15%, 40%, 10%, 5% एंड देन 25%। इस तरह से हमने एसेट्स के ब्लॉक को देखा, ब्लॉक में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एसेट्स को वो भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिए हैं। अब चलिए 35 AD एंड 35 DA है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस पे अभी नहीं लूंगा। सेक्शन 36 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको लेना चाहूंगा। थर्टी सिक्स को हमने पहले भी बात कर चुके हैं, इस पे फिर से एक बार हम इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क डैमेज। अलाउबल डेप्रिसिएशन क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर आपके डैमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन स्टॉक इस सब के लिए ले रहे हैं तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रेच्युटी फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए है तो आपको एलिजिबल होगा। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज को अगर दिए दे रहे हैं तो होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF सुपर एनुअल फंड में अगर दे रहे हैं तो ये एलिजिबल अलाउबल डेप्रिसिएशन अलाउएबल एक्सपेंसेस होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम्स अंडर सीसी ATCCD, अगर ATCCD में एम्प्लॉयर्स को अगर आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स का जा रहा है, आपको ATCCD आप पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। एक नेशनल पेंशन स्कीम है, जो पेंशन न्यू पेंशन स्कीम, सॉरी न्यू पेंशन स्कीम में ये ATCCD का सेक्शन आता है। वहां पे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई तो आपको अलाउबल होगा ओनली टू द एक्सटेंट में 10% सैलरी, सैलरी के 10% तक। सैलरी का मतलब यहाँ होता है बेसिक DA प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर दिए जा रहे हैं तो बेसिक एंड DA को जोड़ के उसका 10% जितना आएगा उतना तक आपको एक्सपेंसेस अलाउ होगा। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय
फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उसके लिए फेडरल मिल्क के लिए है तो वो भी आपको अलाउबल होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर स्कीम में अगर दे रहे हैं तो भी आपको हो जाएगा। कम कमोडिटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सीटी एसटीटी अगर है तो भी अलाउबल होगा। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, कुछ अपने स्टाफ के लिए फैमिली प्लानिंग का कुछ आप एक्सपेंसेस किए हैं तो भी होगा। बैड डेट्स, अगर आपका कोई बैड डेट्स है तो वो भी एलिजिबल होगा। इसको जरा रीड करते हैं। इट विल बी अलाउबल एक्सपेंडिचर इफ देयर इज अ डेट एंड इट हैज बिकम बैड, मतलब आप जब लोन लिया है वो अब लोन आपको वापस मिलने की चांसेस कम है तो फिर आपको बैड डेट्स मानेंगे। इट हैज बीन ट्रीटेड एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर, सच इनकम शुड बी हैव बीन रिटन ऑफ एज इरिकवरेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी अगर आपने बैड डेट्स मान लिया और जब भी ये रिकवरी होगा तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस तो मान रहे हैं, लेकिन जब रिकवर होगा तो क्या मानेंगे, इनकम मान लेंगे। यानी कि जब भी बैड डेट्स हो तो वो देख लीजिए कि एक्चुअल में वो पैसा सही में नहीं मिलने वाला है, तब आप कीजिए। अपने चार्ट अकाउंटेंट या जो भी उससे उनसे डिस्कस करके ही आप बैड डेट्स की एंट्री डालें और तब उसको आप एक्सपेंसेस में क्लेम करें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के लिए, बहुत सारी कंपनीज देती है, तो वो भी यहाँ पे अलेवेबल कैपिटल होगा। राइट ऑफ अलाउंसेस ऑफ एनिमल्स, where animals are used for business or purposes profession and have died and become permanently useless, then deduction will be cost लेस एनी अमाउंट रिलाइजेबल। जो भी आपका वो जैसे कोई पशुधन है जो कि बिजनेस में यूज हो रहा है और वो मर गया या किसी तरह से उसके साथ दुर्घटना हो गई, उसे आप उसको हटा रहे हैं या उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो जो भी आपके उसमें से पैसे रिकवरी होगी वो माइनस करके जितने होंगे वो आपको मिल जाएंगे। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड अगर है तो भी आपको मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, मनी इसको मैं पढ़ता हूँ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ साथ में पढ़िए। Money must be borrowed from business. Loan can be taken from the financial institution, bank, relatives. Interest should be actually payable in case of taken of fixed assets. Then interest till date assets is put to use shall be capitalized। क्या आ गया, नहीं समझ में आया ना, फिर से पढ़ते हैं, ब्रेक करके पढ़ते हैं। मनी मस्ट बी बोरोड फॉर बिजनेस, समझ गए। आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी ले के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बोरोड होना चाहिए। लोन कैन बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए तो इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ एसेट इज पुट टू यूज शैल बी कैपिटलाइज। तो जब तक पुट टू यूज नहीं हो रहा है उसके पहले के सारे इंटरेस्ट होंगे वो आप ऐड बैक कर लीजिए, कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। ये बात यहाँ कर रहा है। वंस एसेट इज पुट टू यूज इंटरेस्ट देयर आफ्टर शैल बी अलाउबल अंडर 36। जो भी आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट पे जुड़ गया यानी कि फिक्स एसेट पे उस इंटरेस्ट को पुट टू यूज के पहले के इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, अब बाकी के जो इंटरेस्ट होंगे वो आप कहाँ करेंगे, बताइए कहाँ करेंगे, अंडर सेक्शन 36 में अलाउबल डेप्रिसिएशन करेंगे, अलाउबल एक्सपेंसेस करेंगे एज ए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल शैल बी अलाउबल सब्जेक्ट टू द सेक्शन 40B। 40B में जब सब सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे पार्टनर को वो आपको अलाउबल होगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा किस पे, आपको ध्यान देना होगा सेक्शन 40B पे। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन, ये आपको अलाउबल एक्सपेंसेस हो गया। एक आपके डिडक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से होंगे, तो इट इज रेजिडरी सेक्शन, मतलब जो जब कहीं नहीं हो तो यहाँ पे आ जाना। इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शंस अंडर दिस सेक्शन फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। अगर आप लॉ में कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ चेक कीजिए, यहाँ अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर को अलाउबल कीजिए, जो कि जनरल डिडक्शन भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। जो 30 से 36 में कवर नहीं है
तो आपको यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। इट शुड नॉट बी नेचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर में ना होना चाहिए। इट शुड नॉट बी द पर्सनल एक्सपेंडिचर, it should not be it should have been incurred in relevant previous year, जिस previous year की बात कर रहे हैं आप उसी previous year में ये incurred होना चाहिए। It must be in respect of business carried on by SSC, ये SSC के द्वारा ही business carry out होना चाहिए। It should be wholly expended for business purpose, ये किस पे होना चाहिए? wholly expended for business purpose के लिए होना चाहिए। No allowable 7 point, no allowable shall be allowances, sorry, no allowances shall be made in respect of expenditure, कोई भी एक्सपेंडिचर के बीच में कोई अलाउंसेस नहीं लिया होना चाहिए बाय एसएससी फॉर द पर्पज व्हिच एन इन एन ऑफेंस और व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नो अलाउंसेस, फिर से पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। नो अलाउंसेस शैल बी मेड, कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किया है कुछ ने, एसएससी ने, फॉर पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस, अगर कोई भी खर्चे किए हैं जो कि प्रोहिबिटेड हो लॉ से, ऑफेंस के लिए आप पेनल्टी दिए हैं, आप जुर्माना दिए हैं, आपके ऊपर ऐसे जो बाय लॉ से इम्पोज किया गया कोई भी अमाउंट है वो यहाँ पे अलाउेबल नहीं होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी शुड नॉट बी अलाउेबल एज एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, नोट, any expenditure spent on corporate social responsibility shall not be allowable as expenditures, but SSC can claim deduction under any other section if appropriate. Some appropriate some examples of expenses that are allowable as there, जैसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ अलाउबल हैं उनको बता रहा हूँ। सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, ट्रेवलिंग, रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, embezzlement of cash, theft, deduction of assets, destruction of assets, misappropriation of by employees, distribution of gift employees and clients, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये आपके सम एक्सपेंडिचर जो कि अलाउेबल है वो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। तो इस तरह से हम आपको इस सेक्शन को भी पढ़ा दिए। अब सेक्शन 40 से 43 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आपको पता है पीजीपीपी जो है वो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब हम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो पीजीपीपी का नॉलेज लेना बहुत आवश्यक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस चैप्टर से नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा होंगे। पेशेंसली आप जरूर इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपके ज़्यादा सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप करेंगे। देखिए हम तो एकेडमिक क्लासेस के लिए नहीं इसको पढ़ा रहे हैं, नहीं आप पढ़ रहे हैं, आपको अकाउंटेंट बनना है तो ये सारी चीज़ें तो सॉफ्टवेयर में हो जाएंगी, लेकिन आपको नॉलेज रहेगा तभी आप उस चीज़ को डाटा एंट्री कर सकेंगे या फिर आप उस चीज़ को समझ पाएंगे जब आप किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक ऑडिट कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम सेक्शन 40 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।